गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तकरीबन 50% बढ़ गए हैं। क्या अभी खरीदना सही रहेगा? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। गोल्ड जो है 1975 टू 1976 में गिरा था और 1947 में गोल्ड रेट थे 88 रुपीज में 1 तोला आता था। आज के दिन वो बढ़ के 1,22,000-23,000 हो गया। तो गोल्ड ने एग्जैक्ट रिटर्न दे दी। क्या वो ज्यादा थे? सर, सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इन्वेस्टमेंट के लिए सही एलोकेशन क्या है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल में। इंडिया में एक बहुत ही पुरानी और प्यारी ट्रेडिशन है गोल्ड और सिल्वर खरीदने की। पर अगर एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड और सिल्वर खरीदना अभी सही है? अगर सही है तो एक फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले जबकि प्राइस हाई है? तो ऐसे बहुत से जरूरी सवाल हैं इससे रिलेटेड। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवर, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। एंड यस, सही पॉइंट उठाया आपने। इस बार गोल्ड की रैली ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, और जिसमें गोल्ड जो है 1,20,000 से ऊपर हो गया है और सिल्वर 1,50,000 से ऊपर हो गया है। इसने जो मार्केट इन्वेस्टर्स को सबको पीछे छोड़ दिया है, और सभी लोग असमंजस में हैं कि गोल्ड अभी खरीदें, सिल्वर खरीदें, कौन सा खरीदें, क्या अभी खरीदना सही रहेगा। आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉजिक भी मिलेगा, मार्केट की टाइमिंग भी मिलेगी कि कब खरीदना अच्छा रहता है और किस रूप में गोल्ड या सिल्वर को खरीदें। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर, शुरुआत में ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ने इस साल सबसे ज़्यादा 50% रिटर्न दिया है। करेक्ट। और अगर इस साल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिल्वर ने ही गेन दिया है। करेक्ट। तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये कौन सा अप्रोच सही है? ओके, सही बोला आपने। इस साल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तकरीबन 50% बढ़ गए हैं। लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखा जाए गोल्ड क्यों बढ़ता है। देखो, गोल्ड लॉन्ग टाइम में तो इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट टूल है। दूसरा, गोल्ड जनरली बढ़ता है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वार पिछले 3 साल से चल रहा है। इजराइल और हमास वार भी मतलब चले ही जा रहा है, 2 साल उसको हो गए। बिल्कुल। और बीच में छोट-मोट ग्लोबल टेंशन्स बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। उधर से टैरिफ वार स्टार्ट हो गया है। और अभी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है धड़ाधड़ गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है और बढ़ते जा रहा है। ये तो कुछ रीज़न होते हैं गोल्ड बढ़ने के। और इसके साथ साथ गोल्ड को हम ऐसे इंडियन देखें तो हम ज्वेलरी के लिए एक मेजर कंजम्पशन होता है। हम ज्वेलरी कभी भी शादी ब्याह कोई भी ओकेजन हो, हम गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, और अभी दिवाली सीजन पे भी गोल्ड खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के लिए गोल्ड बढ़ता है। अभी सिल्वर, देखो सिल्वर का डबल यूज है। रादर सिल्वर ऐसे ऑर्नामेंट भी यूज हो रहा है, क्योंकि आज के दिन जेन जी और नई जनरेशन जो है सिल्वर को ज़्यादा प्रेफर करती है। बिल्कुल। और वो अफोर्डेबल भी है। ठीक है। तो सिल्वर एक तो ऑर्नामेंटल यूज होता है, दूसरा सिल्वर का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। एंड स्पेशली जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें उसका काफ़ी यूज होता है। तो जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की डिमांड बढ़ती रहेगी, सिल्वर की डिमांड बढ़ती रहेगी। ओके। लेकिन अभी हम आते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं कि अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर ने रैली देख रहे हैं। नहीं, ये रैली तो पहले भी हुई है। रादर गोल्ड की सबसे बड़ी रैली हुई थी 1969-70 से लेके 80-81 तक, और 91 तक चली थी वो। गोल्ड ने भरपूर रिटर्न्स दिए थे। लेकिन उसके बाद गोल्ड में स्लम्प आया था। ऐसे ही गोल्ड ने 2006-07 में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। 4,000 से बढ़ के सीधा 10-12,000 हो गया था 2012 तक, और उसके बाद फिर वो गिर गया था। तो गोल्ड के अगर हम देखा जाए तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और इस बार भी अभी हो सकता है कि गोल्ड की रैली ओवरडू हो जाए, वो आगे भी चल सकती, लेकिन करेक्शन इसमें भी आ सकता है। और मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ कि ये डाटा आप देखिए, ये गोल्ड ने काफ़ी ड्रॉप लिए हैं अपने हिस्टोरिकली। गोल्ड जो है 1975 टू 1976 में 38% गिरा था, और 80 से लेके 82 तक मतलब तकरीबन 2.5 साल में 57% गिरा। और ऐसे ही अगर हम लेटेस्ट देखें तो 2012 से 2015 में मतलब कि 2.5 साल में तकरीबन 18% गिरा। और
कोविड के बाद भी 7 अगस्त 2020 से लेके 16 सितंबर 22, मतलब 2 साल के पीरियड में 28% गोल्ड ने करेक्शन दिया है। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल इन्वेस्ट करें, लेकिन ये ना समझे कि ये वन साइडेड होता है, गोल्ड कहीं नहीं गिरता, आपको डाटा पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लूँ तो आज ही किसी ने शेयर किया था कि जब आज़ादी मिली थी हमें 1947 में, गोल्ड रेट्स थे 88 रुपीस में 1 तोला आता था। ओके। आज के दिन वो बढ़ के 1,22,23 हज़ार हो गया। बिल्कुल। तो काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन रिटर्न्स अगर एक्चुअली हम देखें, इसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें तो गोल्ड ने एग्जैक्ट रिटर्न्स 9.5% ही दिए हैं। क्या वो ज़्यादा थे? आंसर है नो, क्योंकि इतना देखा जाए तो हमारे पीएफ के रेट्स भी तकरीबन 8.2 ही हैं अगर हम हिस्टोरिकल देखें, और एफडी के रिटर्न्स भी तकरीबन इतने ही हैं, और हमारा इन्फ्लेशन तकरीबन 8-9% ही रहा है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कम है, लेकिन पिछले डिकेड में या उससे पहले जाएंगे तो हमारे 12-14% का इन्फ्लेशन पर एनम था। तो हमने इन्फ्लेशन मैचिंग रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने। सिमिलरली सिल्वर का ये देखिए, मैं आपको 100 ईयर्स की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। सिल्वर में भी ऐसे ही स्पाइक्स पहले भी आ चुके हैं। एक स्पाइक एज लेट एज 2010 के आसपास आया था, जब सिल्वर जो है जब का देखा जाए तो 32,000 रुपये पर केजी सिल्वर था, मुझे याद है, और 32 से वो 78,000 तक गया था और फिर वापस 32 पे आ गया था। इस बार तीसरी बार हो सकता है उससे ऊपर चला जाए, पर सिल्वर ने भी ऐसे ही वो अप डाउन रिटर्न्स आए हैं। इन एडिशन में आपको एक और खबर दे देता हूँ कि सिल्वर तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब कि नोबडी माइंस सिल्वर, और सिल्वर जो बनता है वो ऐसे बाई प्रोडक्ट बनता है। ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से करिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप उसको यूज के लिए कर रहे हैं तो उस हिसाब से करिए। ओके। अच्छा है, मैंने भी सोना लिया है, हम भी लेते हैं, लेकिन अब सोच समझ के लें, ये ना समझ के लें कि सब कुछ बेच के और सब कुछ साइड में रख के केवल यहाँ इन्वेस्ट करना शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। थोड़ा केयरफुल रहें। सब बहुत सारे लोग फेस्टिवल में इमोशनल होकर गोल्ड और सिल्वर परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर इन्वेस्टमेंट एंगल से सोचा जाए तो हमें क्या लॉजिक फॉलो करने चाहिए? तो क्या हमेशा से फेस्टिवल पे प्राइस हाई होते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अभी तक अगर आप देखो तो इंडियंस जो है जब खरीदते हैं तो जनरली ऑर्नामेंट खरीदते हैं, गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं। बल्कि ग्लोबली देखा जाए तो गोल्ड को वो ऐसे ETF लेते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं। ओके। और सोने में हीरे जवाहरात या गोल्ड की ज़्यादा खपत जो है, साउथ इंडियंस प्रेफरेबली ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ओके। एंड ऑन एन एवरेज देखा गया है कि इंडियन हाउस होल्ड 15,000 से लेके 90,000 रुपए का हर साल गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन अगर हमें कंजम्पशन देखा जाए कि अगर हम खरीदें तो कहाँ खरीदें, देखिए अगर आपकी गोल्ड की नीड है फॉर यूज़, जैसे कि आपने शादी ब्याह में लड़की को देना या खुद ने पहनना है, तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, वही आपको वो फील देगा, वो इमोशन देगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, वो एट टाइम्स 10% से लेके 30% तक भी होता है, उसमें GST लगता है, ठीक है। और जब आप लेके आओगे तो आपको वो हो सकता है 24 कैरेट का मिले, 22 कैरेट का मिले, लेकिन जब आप उसको अगर दोबारा रीसेल के लिए जाओगे, रीमेकिंग के लिए जाओगे, तो शायद उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप उसको डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं, ETF के फॉर्म में ले सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे GST वगैरह नहीं लगेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, और आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ज़्यादा झंझट नहीं होगा उसमें। तो आप उस हिसाब से लें। ओवरऑल मेरा सजेशन ये होगा, अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं आप और ऐसे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ज़रूर छोटा मोटा गोल्ड सिल्वर ले लीजिए आप, जिससे आपको फेस्टिवल का वो मज़ा भी आएगा, वो फील भी आएगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें आप अपना एसेट एलोकेशन देख ले, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी आपको कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो मैटर करेगा आपके रिटर्न्स। तो आज के दिन गोल्ड चढ़ा हुआ है, हीटेड अप है, आप हो सकता है आपको लुभा रहा है,
कि क्या वो, लेकिन आपकी एसेट एलोकेशन क्या वो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट है रिटर्न्स के लिए, वो आप ध्यान रखें, उस नज़रिए से आप इन्वेस्ट करें। तो प्योर फिजिकल गोल्ड तो एकदम अनसुटेबल है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF खरीदना कितना सुटेबल है उसको आप थोड़ा अपने फाइनेंशियल गोल इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कंसिडर करें, वो बेटर होगा। सर फेस्टिवल के टाइम सब लोग एक साथ एक ही समय पर गोल्ड खरीदते हैं, बिल्कुल, पर आपने हमेशा से कहा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, करेक्ट। ये कैसे काम करता है? देखो, जो फेस्टिवल में आप खरीदने जा रहे हो तो आप खरीद लोगे, मान लो 1 लाख रुपए का अपने गोल्ड खरीदना है, तो फेस्टिवल में आप जोश जोश में आके या फेस्टिवल के उमंग में आके आप 1 लाख का गोल्ड खरीद लोगे। तो आज तो गोल्ड का रेट है 1,20,22,000, 7-8 ग्राम आया वो आपने खरीद लिया। बिल्कुल। लेकिन कल को गोल्ड नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। बिल्कुल। तो उससे अच्छा है उसको, अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट लेना है, फेस्टिवल या ओकेजन के लिए नहीं लेना, तो आप उसको ग्रेजुअल वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का ही गोल्ड लेना था, तो उसको 10-10 हज़ार रुपये आप 10 टुकड़ों में डाल सकते हो। तो आज 10,000 का खरीदें, अगले महीने 10 का खरीदें, और ऐसे ऐसे करके 10 महीने ओवर पीरियड ऑफ टाइम खरीदें। तो उसमें अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको वो सस्ता मिल जाएगा, ऊपर जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, लेकिन आप पहले ही इन्वेस्टेड हैं तो उसमें आपको उधर से बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं कि इस महीने का खरीदा हुआ इस महीने के रेट में मिलेगा, अगले महीने का अगले रेट, और ऐसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके आपको पूरे साल का एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो बेनिफिशियल होगा अगर गोल्ड नीचे जा रहा है। देखिए, आज के दिन आप पूरे का पूरा खरीद के अगर वो 10-12% गिर गया तो आपको उतना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है कि उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करें, एकदम टोटली ना जाए। तो इट इज समथिंग लाइक SIP या STP इन म्यूचुअल फंड, बिल्कुल, उससे बेटर होता है। ओके सर, मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के कई टाइप मिलते हैं, करेक्ट। डिजिटल, फिजिकल और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और ETF। हर एक के अपने अपने फायदे और नुकसान है। बिल्कुल। तो आम लोगों के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है? तो अब सही कहा आपने, गोल्ड के 4-5 फॉर्म हैं जिसमें आप गोल्ड खरीद सकते हो, या सिल्वर भी उसी में आता है। सिल्वर गोल्ड के सेम प्रेशियस मेटल्स हैं जिसको आप खरीद सकते हो, फिजिकल, डिजिटल, ETF के थ्रू और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना। और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। तो इसके बारे में इनकी खसूसियतें क्या है वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। पहले आते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड जैसे ऑर्नामेंट हुआ, या गोल्ड बार हुए, गोल्ड की गिन्नी होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, कॉइन होते हैं, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप लेने जाते हो तो उसकी एक प्योरिटी कभी कभी इशू हो सकता है अगर आपने रिलायबल ट्रस्टेड ज्वेलर से नहीं खरीदा। तो उसमें वो 24 कैरेट का कह के आपको 20 कैरेट दे सकता है। बिल्कुल। ठीक है, इम्प्योरिटी एक हो सकता है। दूसरा, जब आप खरीदते हो तो उसमें 3% GST लगता है। बिल्कुल। और कुछ मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। मेकिंग चार्जेस अगर आपको आज के दिन, मैंने नीचे जाके चेक किया गोल्ड स्टोर में, तो उसमें अगर हम कॉइन लेने जाते हैं तो 3 से 7% तक आपको मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। वो मेकिंग चार्जेस आप जब खरीद रहे हो तो लगेंगे, जब बेचने जाओगे तो आपको शायद गोल्ड के रेट ही मिलेंगे, और उसके ऊपर GST, तो ये सब लगता है। सेम ऑर्नामेंट्स में। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो यूज़ के लिए, किसी इवेंट के लिए, शादी के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो आपको फिजिकल लेना पड़ेगा, तो वो यूज़ होगा, तो वो कंज्यूम ही होगा। उसके बाद उसको रीसेल या उसको इन्वेस्टमेंट में सब ऑप्टिमल होगा, क्योंकि आपको 25 से 30% आपने हेयर कट लेना पड़ेगा, उसमें नुकसान होगा उसमें। तो ये हुआ फिजिकल गोल्ड। तो इसको लें कंजम्पशन के लिए। दूसरा है डिजिटल फॉर्म में आप किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम हुआ या किसी भी ऐप के थ्रू आप उसको ले सकते हो, और छोटे से छोटे अमाउंट का ले सकते हो, 1000, 500, 100 रुपये का भी आप डिजिटल ले सकते हो। उसमें इशू ये है कि GST वहाँ भी लगेगा, और वो उतना रेगुलेटेड नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें फ्रॉड है या वो कुछ है, नहीं, वो उतना रेगुलेटेड नहीं है, वो ध्यान रखें। तीसरा फॉर्मेट आता है गोल्ड थ्रू ETF वगैरह। ये काफ़ी पॉपुलर वो है और काफ़ी एफिशिएंट भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको GST वगैरह नहीं देना पड़ता, और ये सेफ है। और बाहर के देशों में या डेवलप्ड नेशंस में ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है इनटू गोल्ड एंड सिल्वर।
ओके। और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आप, लेकिन इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट वगैरह चाहिए और आपको बिड करना पड़ेगा और ऑफर करेगा कोई वहाँ पे, ऐसे जैसे शेयर्स खरीदते हैं, कोई बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है, ऐसे ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन मार्केट आवर्स में लॉग इन करके डीमैट में लेना पड़ेगा। और इसी का एक दूसरा बेटर फॉर्मेट है कि गोल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो आप, जिसमें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ईटीएफ में, गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें आप एसआईपी वगैरह आराम से कर सकते हो। और उसमें आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में एफिशिएंट होता है। और उसके लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं है। तो ये है। और इसी में जो है गोल्ड को और या सिल्वर को इन्वेस्ट करने के लिए मल्टी एसेट फंड्स भी होते हैं, कि आपके जो फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट फंड जो होते हैं, वो 2 से ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक इक्विटी हो गया, डेट हो गया, और प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो अपने आप ही जब गोल्ड सस्ता होता है या जब उनको फंड मैनेजर को लगता है कि गोल्ड में अपॉर्चुनिटी है, तो गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ा लेता है, सिल्वर का भी बढ़ा सकता है, और उसको आपको एसेट एलोकेशन ओवरऑल अच्छे रिटर्न दे देता है। सो दैट इज अनदर गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ये 3 हुए। और 5th पॉइंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, और 8 साल तक आप इन्वेस्टेड हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, तो आपके कैपिटल गेन्स भी फ्री हो जाते हैं। और लिक्विडिटी 5 साल के बाद आप भेज सकते हो, और 8 साल के बाद वो कैपिटल गेन्स भी आपको टैक्स फ्री हो जाते हैं। अच्छा है। और लेकिन वो गवर्नमेंट ने अभी 2-3 साल से तो वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में वो मिल जाते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें गोल्ड के भाव का तो फायदा मिलेगा ही, साथ में 2.5% हर साल ब्याज भी मिल रहा है आपको। तो वो सुपर ऑप्टिमम, सुपर बेनिफिशियल प्रोडक्ट है अगर आपको मिल जाए। अगर गवर्नमेंट अगली कोई ऐसी स्कीम लेके आई है, तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप उनको ज़्यादा करिए, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आपने फेस्टिवल के लिए ले रहे हो या यूज के लिए ले रहे हो, तो ऑब्वियसली फिजिकली देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फॉर्म में तो आपको वो गोल्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी। सर, अगर कोई लंबे समय के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपके अकॉर्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही सही है? देखो, यस, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है, क्योंकि उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शंस बताऊं, आप किसी भी मल्टी एसेट फंड को देखिए, गोल्ड का हमने रिटर्न्स कितना देखा, कि अगर मैंने आज़ादी के टाइम से पिछले 78 ईयर से देखें तो 9.5 आया है। और अगर मैं 1979 से डाटा लेता हूँ, 1979 में मार्केट थी 100, गोल्ड का 937 रुपये तोला। आज के दिन गोल्ड है 120-25 हो गया, लेकिन मार्केट भी 81,000 होगी, और इसमें मार्केट के डिविडेंड जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। उसको देखेंगे तो मार्केट भी 1,70,000 के करीब पहुंच गई है। तो मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि वो 100 से 81,000 हुई है, और ये 937 से 1,20,25,000 हुआ है। लेकिन अगर किसने मल्टी एसेट में इन्वेस्ट किया, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उनके एनुअल रिटर्न्स देखिए आप 20-20% है, क्योंकि वहाँ ना तो गोल्ड ना इक्विटी एक लाइन में तो नहीं चलती। सो दैट कुड बी ए बेटर सॉल्यूशन। लेकिन उसके लिए यस, दैट्स इक्विटी बेस्ड है, वो एसेट एलोकेशन के हिसाब से सही है। लेकिन आपने प्योर गोल्ड में करना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सेकंड बेस्ट इज आपके ईटीएफ्स या गोल्ड फंड्स आर दी वन विच शुड बी प्रेफर्ड। सर, सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इन्वेस्टमेंट के लिए सही एलोकेशन क्या है? अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो उसको स्मार्टली कैसे डिवाइड करें? बहुत अच्छा सवाल है। हर इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। हम भी हर इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन इक्विटी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए, बट ऐसे एसेट एलोकेशन होना चाहिए, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप 5 से 15% का अपना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें आपका 5 से 10% गोल्ड हो सकता है, 5 से 10% सिल्वर हो सकता है, और 5 से 10% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जैसे यूएस हुआ, चाइना हुआ, उसमें एक्सपोजर हो सकता है। तो नॉर्मली आपका अप टू 15% आपका डाइवर्सिफिकेशन इनटू गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन एसेट्स में होना चाहिए।
और बाकी आप इक्विटी और डेट में होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मार्केट नहीं चल रही है, इक्विटी नहीं चल रही, तो आपको गोल्ड और साथ में जो सिल्वर फॉरेन इक्विटी वो आपको बैलेंस बना सके रख सकते हैं, आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेंगे। ओके। और उसको अगर जो गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा रैली होगी और इक्विटी डिप्रेस है तो उसको आप उधर रीबैलेंस भी कर सकते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए का जो आपने सवाल पूछा उसको मुझे डिवाइड करना होगा, तो उसको मैं 10 से 15% ही रखूंगा गोल्ड एंड सिल्वर में, 5 से 7% मतलब कि 5-6 हज़ार रुपये मैं गोल्ड में डालूंगा, 5-6 हज़ार रुपये मैं सिल्वर में डालूंगा और 4-5 हज़ार मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डालूंगा और बाकी इक्विटी या डेट में डालेंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका बैलेंस भी बना रहेगा और आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी जो है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 डिकेड जो है इंडिया के होंगे, उसका भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको गोल्ड वाली फीलिंग भी आएगी, ये आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है। तो वो दोनों आपकी ग्रोथ भी मिलेगी, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिलेंगी और पोर्टफोलियो खूब अच्छा भी रहेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर की शॉपिंग करना फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी होनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और वाइजली इन्वेस्ट कीजिए और हमें भी बताइए कि इस साल आपने दिवाली पे क्या परचेज किया। बिल्कुल दोस्तों, स्मार्ट प्लानिंग से शगुन और वेल्थ आप दोनों बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। बिल्कुल दोस्तों, सोना खरीदिए, जरूर खरीदिए, लेकिन एक फोमो में आके या भाव में आके कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर बढ़े जा रहा है तो उसमें उस रेस में मत करिए। आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिए और एसेट एलोकेशन को बिल्कुल मत भूलिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी फेस्टिवल्स।